नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। आज हम आधुनिक काल से संबंधित कर रहे हैं। आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्नोत्तर हम देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, और जिन साथियों ने नहीं देखे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं प्लेलिस्ट में, उनको आप ज़रूर देखें और उनसे संबंधित जो शॉर्ट वीडियो हैं उनको भी देखें दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज हम द्विवेदी युग में। आधुनिक काल का जो हमारा दूसरा भाग है द्विवेदी युग, पहले भारतेंदु युग से संबंधित हमने पढ़ लिए हैं, कुछ प्रश्नोत्तर और तथ्य हमने जाने। आज हम द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे और फिर मैंने कुछ प्रश्नोत्तर भी रखे हैं। उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा है यह तो आप जानते ही होंगे, फिर भी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके नाम पर पड़ा है द्विवेदी युग। ठीक है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस युग में रहा है, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम पड़ा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का जो समय है दोस्तों वह है 1900 से 1918। यह समय सर्वमान्य है दोस्तों, क्योंकि विभिन्न आलोचकों ने, विद्वानों ने अलग अलग समय बताया है, लेकिन सर्वमान्य जो समय है द्विवेदी युग का वह है 1900 से 1918। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी ने द्विवेदी युग का समय क्या माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो बहुत महत्वपूर्ण आलोचकों में माने जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो और हम शुक्ल जी के बारे में ना पढ़ें ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो शुक्ल जी ने क्या माना है द्विवेदी युग का समय, इन्होंने माना है 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने भारतेंदु युग का समय क्या माना था कि 1868 ईस्वी से 1893 माना था, और द्विवेदी युग का 1893 से 1918 तक इन्होंने द्विवेदी युग का समय माना है। आगे बढ़ते हैं। और शुक्ल जी ने इस जो द्विवेदी युग है उसे क्या नाम दिया है दोस्तों, इन्होंने नाम दिया है नई धारा द्वितीय उत्थान। क्या दिया है दोस्तों, नई धारा द्वितीय उत्थान नाम किसने दिया है द्विवेदी युग को, तो यह दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और जागरण सुधार काल किसने कहा इस काल को दोस्तों, हमने पढ़ा था कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है और द्विवेदी युग को कहा जाता है जागरण सुधार काल। ठीक है दोस्तों, बहुत से इसमें व्याकरण संबंधी सुधार हुए हैं, उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। सुधार काल क्यों रखा गया है, इसीलिए इसका नाम सुधार काल रखा है दोस्तों, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो खड़ी बोली हिंदी है उसको विकसित करने के लिए उसके व्याकरणी बहुत सारे सुधार उन्होंने किए, और उन्होंने जो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया उसमें तो बहुत सी ऐसी रचनाएं थी जिनको उन्होंने वापस कर दिया, प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि उनमें भाषा संबंधी अशुद्धियाँ थी, तो इसलिए उसका नाम सुधार काल रखा है, जागरण सुधार काल। तो किसने रखा है दोस्तों, यह रखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है दोस्तों, जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने, नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। एक और नाम दिया जाता है दोस्तों इसे आदर्शवादी प्रबंध परंपरा। क्या दिया जाता है, आदर्शवादी प्रबंध परंपरा नाम दिया है, वह दिया है गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ठीक है दोस्तों, यह भी पूछा जाता है आदर्शवादी प्रबंध परंपरा किसने कहा द्विवेदी युग को, तो यह कहा गणपति चंद्र गुप्त जी ने। आगे, द्विवेदी युग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसी का है, तो वह है सरस्वती पत्रिका का। इसी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से ही इसका जो समय माना जाता है वो 1900 से 1920 या 1918 माना जाता है दोस्तों, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का संपादन जो शुरू हुआ था वो 1900 से हुआ था, और इसी पत्रिका को आधार माना जाता है इस द्विवेदी युग के आरंभ का। ठीक है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखते हैं सरस्वती पत्रिका के बारे में, जानते हैं कुछ बातें। इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन हैं, और इसमें हमारे मित्रों को बहुत कन्फ्यूजन होता है जो शुरू में तैयारी करते हैं, और जो दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं वो सरस्वती पत्रिका के बारे में नहीं जानते हो, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, तो यह है चिंतामणि घोष। कौन है दोस्तों, चिंतामणि घोष इसके संस्थापक हैं, और इसके संपादक अलग हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका संपादन बहुत सारे लोगों ने किया। तो पहले जब शुरू में 1900 में
इस सरस्वती पत्रिका को शुरू किया गया, तो इसका कार्यभार नागरिक प्रचारणी सभा जो है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 16 जुलाई 1893। कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 को हुई थी। 1893 नागरिक प्रचारणी सभा। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी। तो नागरिक प्रचारणी सभा ने इसका कार्यभार संभाला था पहले, जब 1900 में इसकी स्थापना हुई थी, इस पत्रिका का शुरुआत हुआ था। और नागरिक प्रचारणी सभा ने क्या किया? एक मंडल तैयार किया। ठीक है, संपादन मंडल तैयार किया 1900 में, और उसमें कुछ विद्वानों को रखा। जैसे कौन कौन से विद्वान थे उस मंडल में? संपादन मंडल में कौन कौन से विद्वान थे? उसमें पहले थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री और राधा कृष्ण दास। ये 5 लोग थे उस संपादन मंडल में। ठीक है दोस्तों, जब स्टार्टिंग में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया गया, तो नागरिक प्रचारणी सभा ने ही इसका कार्यभार संभाला। और कार्यभार संभालते हुए इन्होंने एक संपादक मंडल की स्थापना की, जिसमें इन 5 लोगों को रखा गया। जिसमें थे कौन कौन से थे दोस्तों? हम देख चुके हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी थे, किशोरी लाल गोस्वामी थे, बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री और राधा कृष्ण दास। ये 5 लोग रखे गए इस संपादन मंडल में। और इसी संपादक मंडल द्वारा 1 वर्ष तक सरस्वती पत्रिका को 1 वर्ष तक संभाला गया, या इसका जो संपादन कार्य किया गया 1 वर्ष तक इन्हीं 5 लोगों द्वारा किया गया। और यह एक संपादक मंडल था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 1901 में क्या किया गया कि इसमें से एक सदस्य जो बेहतरीन कार्य इसमें कर रहे थे, बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है दोस्तों, 1901 में इन्हें स्वतंत्र रूप से क्या किया गया? सरस्वती पत्रिका के कार्यभार के लिए, संपादन कार्य के लिए इनको चुन लिया गया। कब? 1901 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो यह किया श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है दोस्तों, पहले तो संपादन मंडल द्वारा इसका कार्य किया जाता था स्टार्टिंग में 1 वर्ष तक। उसके बाद 1901 ईस्वी में श्याम सुंदर दास द्वारा इसका संपादन कार्य किया गया, और 1902 तक इन्होंने किया। इसके बाद 1903 में, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, शायद यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, तो 1901 में श्याम सुंदर दास ने, 1903 से 1920 तक किसने किया दोस्तों? इसका कार्य, संपादन कार्य किया 1903 से 1920 तक होगा दोस्तों। ये मैंने वही लिख दिया 2 बार। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कार्य किया। और बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, इन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ें चलाई, बहुत सारे सुधार किए, भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित काफ़ी चीज़ें इन्होंने अच्छे काम किए। तो इसीलिए इस युग को द्विवेदी युग माना जाता है। तो द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कार्य कब से किया? 1903 ईस्वी से किया दोस्तों। और इस पत्रिका को दोस्तों 20वीं शताब्दी के काल का विश्वकोश कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के काल का विश्वकोश कहा जाता है सरस्वती पत्रिका को। और किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 20वीं शताब्दी का विश्वकोश कहा दोस्तों। ठीक है, सरस्वती पत्रिका को। आगे अब हम बात करते हैं द्विवेदी युग के। ये तो बात थी अभी तक हमारी सरस्वती पत्रिका की, कि सरस्वती पत्रिका का संस्थापक कौन है, संपादक कौन है, कब कौन बना, ये बातें हमने की। और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए दोस्तों 1920 के बाद, क्योंकि 1945 या 47 तक ये पत्रिका चली, सरस्वती पत्रिका। उसके बाद भी बहुत सारे इसके संपादक हुए, जैसे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हुए, फिर उसके बाद देवी दत्त शुक्ल जी हुए। तो उनके बारे में उतना नहीं पूछा जाता है। यहीं तक हम द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं, तो अभी यहीं तक ही हम जानेंगे इनके बारे में। अब हम बात करते हैं जो भारतेंदु युग है उसके कवियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु मंडल के बारे में हम बात करेंगे। और कल भी मैंने बात की थी, जब हम द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे हम। कल भी हम जब भारतेंदु युग पढ़ रहे थे, तो अब भी मैंने कहा था कि भारतेंदु मंडल के कवियों के बारे में बहुत पूछा जाता है कि कौन भारतेंदु मंडल के कवि हैं, कौन नहीं है। और उससे संबंधित काफ़ी प्रश्न भी मैंने आपको कराए। जो साथी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं वो देख रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे द्विवेदी युग के
कवि। ठीक है दोस्तों, तो द्विवेदी युग के जो कवि हैं दोस्तों, इनको 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। क्यों? क्योंकि द्विवेदी युग क्या चल रहा था, एक सुधारात्मक कार्य द्विवेदी जी द्वारा चलाए जा रहे थे। तो कुछ द्विवेदी मंडल में आ गए जो द्विवेदी जी के अनुसार ही कार्य कर रहे थे, जैसा द्विवेदी जी चाह रहे थे वो इसी हिसाब से वो रचनाएं कर रहे थे और उसी हिसाब से व्याकरणों का नियमों का वो पालन कर रहे थे, या खड़ी बोली ही भाषा को वो अपना रहे थे। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को क्या हो रहा था कि भारतेंदु युग तक ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा था काव्य में, और गद्य में तो खड़ी बोली का कर ही रहे थे, लेकिन काव्य ग्रंथ जितने भी लिखे गए भारतेंदु युग में वो अधिकतर ब्रज भाषा में ही लिखे गए। तो उन्होंने द्विवेदी जी ने क्या कहा कि काव्य भी खड़ी बोली में लिखे जाएं, इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। और सरस्वती पत्रिका में तो वो उन्हीं को बिल्कुल छंदों में, रस में अच्छे से, मतलब नियमबद्ध व्याकरण में जो रचनाएं रची थी उन्हीं को ही संपादित करते थे, उन्हीं को प्रकाशित करते थे। और इसी उसमें आपने एक पंक्ति भी निराला जी के बारे में एक वाक्य सुना होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास जब वो अपनी जूही की कली प्रकाशित करने ले गए तो उन्होंने मना कर दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे लौटा दिया था, प्रकाशित नहीं किया था। निराला जी, जिन्हें हम छायावाद में पढ़ेंगे अभी। तो दोस्तों, जो द्विवेदी जी के अनुसार ही कार्य कर रहे थे उनको द्विवेदी मंडल में रखा गया, और जो द्विवेदी जी के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे वो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, और एक और हैं स्वच्छंदतावादी धारा के कवि, जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, वो अलग ही धारा में कार्य कर रहे थे। तो 3 भागों में बांटा गया है द्विवेदी मंडल के जो कवि, द्विवेदी युग के जो कवि हैं। एक तो द्विवेदी मंडल के कवि हो गए, दूसरे द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हो गए, और तीसरे स्वच्छंदतावादी धारा के कवि हो गए। वो बिल्कुल न द्विवेदी मंडल के अंदर थे न द्विवेदी बाहर के थे, वो अलग ही परिपाटी में क्या कर रहे थे दोस्तों, कार्य कर रहे थे। तो 3 धाराओं में इनको बांटा गया है। अब हम जान लेते हैं कि द्विवेदी मंडल के कवि कौन हैं, द्विवेदी मंडल के बाहर के कौन हैं, और स्वच्छंदतावादी धारा के कवि कौन हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं द्विवेदी मंडल के कवि। द्विवेदी मंडल में कौन थे जो द्विवेदी जी के अनुसार ही कार्य कर रहे थे? तो पहले थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध लिखा है मैंने यहाँ पे, इनका उपनाम है, इनका जो मूल नाम है वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और दूसरे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्वयं द्विवेदी जी जिनके नाम पर ये इस मंडल का नाम पड़ा है। तीसरे हैं मैथिली शरण गुप्त। चौथे हैं रामचरित उपाध्याय। 5वें हैं गिरिधर शर्मा। नवरत्न भी इनका उपनाम है दोस्तों, गिरधर शर्मा जी का नाम है नवरत्न, गिरधर शर्मा नवरत्न। और छठे हैं लोचन प्रसाद पांडे। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न ले लिए जाते हैं कौन है कौन नहीं है। तो ये 6 कवि हैं द्विवेदी मंडल के, जो बिल्कुल द्विवेदी जी के अनुसार कार्य कर रहे थे। अब देखते हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन थे। तो कौन थे? नाथूराम शर्मा शंकर, दूसरे हैं लाला भगवान दीन, फिर हैं लाला राय देवी प्रसाद पूर्ण, कमाता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और रूप नारायण पांडे। ये 6 कवि हैं जो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, जो ब्रज भाषा में भी कविताएं कर रहे थे और खड़ी बोली में भी कविताएं कर रहे थे। अब है स्वच्छंदतावादी धारा के कवि। ये स्वतंत्र रूप से अलग ही परिपाठी में कविताएं कर रहे थे दोस्तों। तो ये वो हैं, कौन कौन है स्वच्छंदतावादी धारा के कवि? श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और मुकुरधर पांडे। बहुत महत्वपूर्ण है ये 3 कवि। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो ये हो गए स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे स्वच्छंदतावादी कवि। अभी इनमें से पूछा जाता है स्वच्छंदतावादी कवि कौन है कौन नहीं है, कौन इसके प्रवर्तक हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करते रहेंगे। अब जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस द्विवेदी युग का नाम पड़ा है तो इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें हमें जान लेनी चाहिए। तो देखते हैं इनके बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में, और 1938 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। इनका जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। कहाँ? रायबरेली दौलतपुर गांव में। पद्य और गद्य दोनों में ही खड़ी बोली को प्राथमिकता दी थी। ये हम जान ही रहे हैं कि सरस्वती पत्रिका के साथ सरस्वती पत्रिका में इन्होंने वही खड़ी बोली को प्राथमिकता दी, और उसी का प्रसार करने के लिए इन्होंने जो सरस्वती पत्रिका है उसमें लगभग 16-17 वर्ष काम किया, और खड़ी बोली का विकास इन्होंने काफ़ी किया इसमें।
और इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं दोस्तों। इनकी रचनाएं हैं अनुदित और मौलिक। ठीक है दोस्तों, अनुदित वो रचनाएं जो किसी अन्य की रचनाओं का अनुवाद हम करते हैं, और मौलिक वो रचनाएं जब हम स्वयं लिखते हैं, स्वयं उसकी रचना करते हैं, कहीं से भी उसको नहीं उठाते हैं, उसका अनुवाद वगैरह नहीं करते बल्कि स्वयं लिखते हैं, तो वो मौलिक रचनाएं। कुल इन्होंने 80 ग्रंथ लिखे दोस्तों। अनुदित और मौलिक मिला के कुल इन्होंने कितनी रचनाएं की? 80 रचनाएं की। उसमें से जो मौलिक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मौलिक रचनाएं, उनमें कौन कौन सी हैं? ये हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुंज, अबला विलाप, एक ही है ये, कान्य कुंज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कविता कलाप। ठीक है दोस्तों, ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे तो 80 हैं दोनों मिला के। अब देखते हैं अनुदित रचनाएं। ठीक है दोस्तों, क्या है? अनुदित रचनाएं हैं अर्थात इन्होंने किसी अन्य की रचनाओं का अनुवाद किया है खड़ी बोली में। तो देख लेते हैं। पहला है विनय विनोद। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने विनय विनोद नाम से रचना लिखी, अर्थात अनुवाद करके लिखी है इन्होंने। तो यह कहाँ से ली इन्होंने ली है भर्तृहरि का जो वैराग्य शतक है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा संस्कृत में है भर्तृहरि जी, जिनके वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, 3 प्रमुख शतक त्रयी लिखे हैं इन्होंने भर्तृहरि जी ने, और बहुत महत्वपूर्ण हमारे विद्वान रहे हैं भर्तृहरि जी। उनकी रचना है वैराग्य शतक। इसका इन्होंने दोहे में अनुवाद किया है दोस्तों। किस नाम से किया है? विनय विनोद नाम से। ठीक है दोस्तों। और अगली रचना है ऋतु तरंगिणी। क्या है दोस्तों? ऋतु तरंगिणी। ऋतु तरंगिणी की रचना इन्होंने की है कालिदास का जो ऋतु संहार है। कालिदास, वो भी संस्कृत विद्वान, प्रसिद्ध विद्वान कालिदास जी, उनकी रचना है ऋतु संहार। इसका छाया अनुवाद किया है ऋतु तरंगिणी नाम से। कालिदास जी ने इसमें 6 ऋतु का वर्णन किया था, इसी का इन्होंने अनुवाद किया है। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगली रचना है गंगा लहरी। क्या है दोस्तों? गंगा लहरी। गंगा लहरी रचना किसकी है? मूल रचना गंगा लहरी है पंडित राज जगन्नाथ की। किसके है दोस्तों? पंडित राज जगन्नाथ की है गंगा लहरी। इसका इन्होंने सवैया छंद में, किस छंद में दोस्तों? सवैया छंद में इसका अनुवाद किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगली रचना है विहार वाटिका। क्या है दोस्तों? विहार वाटिका जो रचना है अगली, वह किसका अनुवाद इन्होंने किया है? यह जयदेव कृत गीत गोविंद है, जयदेव जी की है गीत गोविंद। तो इसका इन्होंने अनुवाद किया है विहार वाटिका नाम से। ठीक है दोस्तों। और जितनी भी रचनाएं हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये सभी संस्कृत रचनाएं हैं जिसका हिंदी में अनुवाद किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और अंतिम एक और रचना है इनकी स्नेहमाला। क्या है दोस्तों? स्नेहमाला। इसका इन्होंने श्रृंगार शतक, ये भी भर्तृहरि जी का है श्रृंगार शतक, इसका भी इन्होंने दोहा छंद में अनुवाद किया है। ठीक है दोस्तों। भर्तृहरि के 2 ग्रंथ, इन्होंने एक श्रृंगार शतक, एक वैराग्य शतक। वैराग्य शतक का इसमें वो है, इसमें भी वो है, ऐसे भी हम आइडिया लगा सकते हैं। वैराग्य शतक का विनय विनोद नाम से दोहे में ही प्रयोग किया है, दोहा छंद का ही प्रयोग किया है और अनुवाद किया है। और स्नेहमाला श्रृंगार है, 100 इसमें भी है, तो ऐसे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी भर्तृहरि का है, ये भी दोहा छंद में ही है दोस्तों। ठीक है। एक बार पूछा गया था गंगा लहरी का, पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस छंद में अनुवाद किया है? तो ये पूछा जाता है सवैया छंद में। ठीक है दोस्तों। पंडित राज जगन्नाथ का है ये ग्रंथ गंगा लहरी, इसका सवैया छंद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है? अनुवाद किया है। और ऋतु तरंगिणी आप जान ही रहे हैं, ऋतु संहार कालिदास जी की रचना है। गीत गोविंद जयदेव, ये तो आप जानते ही होंगे, विहार वाटिका नाम से इन्होंने इसका अनुवाद किया है दोस्तों। ये तो थे महत्वपूर्ण तथ्य किसके बारे में? महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो शुक्ल जी ने कहा है। किसके बारे में? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कहा है शुक्ल जी ने। क्या कहा है? कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। ठीक है दोस्तों। यह कोटेशन कहा है किसने? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। और इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों, एक प्रसिद्ध कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, सर्गो नरक ठिकाना नहीं। क्या है? सर्गो नरक ठिकाना नहीं किसकी कविता है? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। पूछी जाती है सर्गो नरक ठिकाना नहीं किसकी कविता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की।
तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक के तथ्य अच्छे लगे होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे दोस्तों, मैं शॉर्ट वीडियो डालते रहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि सभी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको पहले शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूं, और जो बाकी के बचेंगे हमारे, हम प्रश्नोत्तर के द्वारा उनको करते रहेंगे। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। मेरे चैनल हिंदी IQ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें दोस्तों। तो देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, रत्नाकर शब्द क्या है दोस्तों? रत्नाकर शब्द किस कवि का उपनाम है? तो कई बार, कम से कम 2-3 बार तो मैंने बोला ही होगा अभी एक्सप्लेन करने में, तो देख लेते हैं फिर भी। ऑप्शन, हरिश्चंद्र जी, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, भिखारी दास, जगन्नाथ दास, बद्रीनारायण चौधरी। तो किसका नाम है दोस्तों रत्नाकर उपनाम? यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। किसका है दोस्तों? जगन्नाथ दास जी का नाम है रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर इन्हें कहा जाता है। और हरिश्चंद्र जी को आप जानते ही हैं, भारतेंदु इनकी उपाधि है, उपनाम इनका। ठीक है दोस्तों। और जो बद्रीनारायण चौधरी हैं, प्रेमघन इनका उपनाम है। हम भारतेंदु युग में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, प्रेम शतक के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेम शतक जो रचना है, तो यह रचना किसकी है, यह पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि या अंबिका दत्त व्यास। तो किसकी है दोस्तों रचना प्रेम शतक? प्रेम शतक रचना है वियोगी हरि। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वियोगी हरि जी की रचना है प्रेम शतक। और जो वियोगी हरि जी हैं दोस्तों, इनका नाम हरि प्रसाद द्विवेदी भी है। ठीक है दोस्तों, हरि प्रसाद द्विवेदी किसका नाम है? वियोगी हरि जी का। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे वीर सतसई, 1927 में इसकी रचना की इन्होंने, और चरखा स्तोत्र, ये भी हमें जान लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रिय प्रवास महाकाव्य में होना था ये। प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है, इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्ग? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए 19, 17, 15, 12। तो कितने सर्गों में हुई है इसकी रचना? इसकी रचना हुई है, जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है, पहले यह किसकी है? यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, इनका महाकाव्य है। तो इसमें 17 सर्ग हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 17 सर्ग। और जो 15 सर्ग हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी रचना है उसके हैं। और 12 सर्ग मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत रचना की है, उसके हैं। यह भी जान लेते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 है, श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बाल विधवा, दूसरा है वैदेही वनवास, जॉर्ज वंदना, भारतोत्थान। तो कौन सी रचना श्रीधर पाठक जी की नहीं है? तो वह है ऑप्शन बी, वैदेही वनवास जो रचना है, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है, वैदेही वनवास। तो और जो बाकी 3 रचनाएं हैं, बाल विधवा, जॉर्ज वंदना, भारतोत्थान, ये श्रीधर पाठक की हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, समालोचना दर्श शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? ठीक है दोस्तों, समालोचना दर्श शीर्षक से ऐसे और क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया, यह पूछा गया है। तो देख लेते हैं किसने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतल मेघ। किसने किया है दोस्तों? यह क्या है? ऑप्शन सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है। ऐसे ऑफ क्रिटिसिज्म का पद्यानुवाद किया है दोस्तों, इन्होंने पद्य में इसका अनुवाद किया है समालोचना दर्श नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, नूरजहां प्रबंध काव्य किसका है? तो नूरजहां प्रबंध काव्य है, इसकी रचना किसने की है? ऑप्शन है कुतुवन, सियाराम शरण गुप्त, गुरु भक्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन सी, गुरु भक्त जो हैं हमारे, इन्होंने किया है नूरजहां जो प्रबंध काव्य है इसकी रचना। और जो कुतुबन हैं, ये तो हम रीतिकाल में पढ़ चुके हैं, मृगावती इनकी रचना थी, सूफी प्रबंध काव्य जो इन्होंने लिखा था। हरिऔध जी का प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, काफ़ी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। और सियाराम शरण गुप्त जो हैं, इन्होंने बापू नाम से एक काव्य ग्रंथ लिखा है दोस्तों, बापू नाम से।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, गोल्ड स्मिथ कृत ट्रैवलर। क्या है दोस्तों? गोल्ड स्मिथ कृत ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? तो किसने किया है देख लेते हैं। रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण। किसने किया है दोस्तों? यह किया है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक ने इसका अनुवाद किया है ट्रैवलर नाम से। और श्रांत गोल्ड स्मिथ का जो ट्रैवलर है इसका अनुवाद इन्होंने किस नाम से किया है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो शांत पथिक नाम से किया है इन्होंने खड़ी बोली में श्रीधर पाठक जी ने। और इनके और भी रचनाएं हैं गोल्ड स्मिथ जी की, जैसे हरमिट है, हरमिट का अनुवाद भी श्रीधर पाठक ने ही किया है एकांतवासी योगी नाम से। और एक और रचना है डेजर्टेड विलेज। ये तीनों रचनाएं गोल्ड स्मिथ की हैं और तीनों का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। तो डेजर्टेड विलेज जो रचना है उसका उजड़ गांव नाम से इन्होंने अनुवाद किया है श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, शुक्ल अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो अभी अभी हमने पढ़े स्वच्छंदतावादी कवि कौन कौन से थे, अगर आपको याद है तो ऑप्शन देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक, हरिऔध। तो कौन है शुक्ल अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक? ये हैं श्रीधर पाठक जी। स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक और शुक्ल अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, त्रिशूल उपनाम है। तो त्रिशूल उपनाम किस कवि का है, किस रचनाकार का नाम है त्रिशूल उपनाम? देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल। तो किसका है दोस्तों त्रिशूल उपनाम? यह है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। स्नेही भी है इनका उपनाम और त्रिशूल उपनाम भी इनका ही है दोस्तों। जो श्रृंगारिक कविताएं ये लिखते थे स्नेही नाम से लिखते थे, स्नेही। ठीक है दोस्तों, स्नेही नाम भी इनका ही है, ये भी इनका उपनाम है और त्रिशूल उपनाम भी इनका ही है। तो त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का त्रिशूल उपनाम है। जो ये राष्ट्रीय और भावात्मक कविताएं लिखते थे, राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताएं, ये त्रिशूल उपनाम से लिखते थे दोस्तों। ये भी पूछा जाता है कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो राष्ट्रीय भावात्मक कविताएं लिखते थे किस नाम से लिखते थे? त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। और स्नेही नाम से कौन सी कविताएं लिखते थे? तो ये श्रृंगारिक कविताएं स्नेही नाम से लिखते थे। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का। अगला है प्रश्न संख्या 10, उद्धव शतक के रचनाकार कौन हैं? उद्धव शतक रचना है, किसकी है उद्धव शतक रचना? यह देखना है हमें। सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रजरतन या वियोगी हरि। किसका है दोस्तों उद्धव शतक रचना? यह है ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है उद्धव शतक। और रत्नाकर जी क्या थे दोस्तों? ये ब्रज भाषा में विभिन्न इन्होंने रचनाएं रची द्विवेदी जी युग में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कालकाशी, विराष्टक। इनकी प्रमुख रचनाओं में माने जाते हैं और पूछा भी जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, वही जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन सी नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों? कौन सी रचना नहीं है? तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। भ्रमरदूत है दोस्तों, ये भ्रमरदूत, हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक। तो कौन सी है? अभी हमने देख लिया, उद्धव शतक भी है, गंगा अवतरण भी है, हिंडोला भी है, लेकिन भ्रमरदूत जो है दोस्तों यह इनकी रचना नहीं है। जबकि जो द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के कवि हैं प्रसिद्ध सत्यनारायण कविरत्न, इनकी है ये भ्रमरदूत जो रचना है। भ्रमरदूत, प्रेमकली, ये इनकी रचना है सत्यनारायण कविरत्न जी की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या माफ़ी चाहते हैं, प्रश्न संख्या 11 हो गए थे हमारे, अगला है 12वां। प्रश्न संख्या 12 है, ब्रज कोकिल। ब्रज कोकिल नाम होगा दोस्तों, ये ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ब्रज कोकिल नाम किसका है दोस्तों? यह देख लेते हैं। ऑप्शन है श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न या हरिऔध। तो किसे कहा जाता है ब्रज कोकिल? अभी अभी हमने बात किया कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं ब्रज भाषा के, तो जो ब्रज भाषा में लिखेंगे उन्हीं को ब्रज कोकिल कहा जाएगा। तो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं इन्हें कहा जाता है, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ, यह है सत्यनारायण कविरत्न।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी टिक मैंने सही लगाया पर बोलने में गलती कर दी। तो सत्यनारायण कवि रत्न जी हैं दोस्तों, इन्हें ब्रज कोकिल कहा जाता है और ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध ब्रज भाषा में लिखने वाले कवि हैं। और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी भी ब्रज भाषा में ही कविताएं करते थे। और जो हमारे सत्यनारायण कवि रत्न हैं ये भी ब्रज भाषा में कविताएं करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हल्दी घाटी प्रबंध काव्य है। पहले तो हल्दी घाटी क्या है दोस्तों, एक प्रबंध काव्य है और ये वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है दोस्तों। क्या है हल्दी घाटी? वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। तो इसकी रचना किसने की, यह पूछा गया है। तो सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी है दोस्तों हल्दी घाटी? ये प्रमुख कवि हैं श्याम नारायण पांडे जी, इनकी रचना है हल्दी घाटी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 मिस कर दिया शायद हमने, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, सीधे 15 लिख दिया है। तो देखते हैं 15 प्रश्न संख्या 15। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि पूछे जा रहे हैं। तो अभी अभी हम बात कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, भारतेंदु जी, रत्नाकर जी। तो भारतेंदु जी तो हैं लेकिन वो भारतेंदु युग के हैं। अभी हम द्विवेदी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो द्विवेदी युग के ऐसा होना चाहिए था। तो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो हैं वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कवि रत्न जो हैं ये प्रमुख ब्रजभाषी कवि हैं। इसीलिए सत्यनारायण कवि रत्न जी को ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये आधुनिक काल के प्रमुख ब्रज भाषा में रचनाएं करने वाले और मूर्धन्य स्थान रखने वाले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या है इन्होंने जैसे रीतिकाल में करते थे ब्रज भाषा का प्रयोग, वैसे ही इन्होंने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम बातें कर चुके हैं, जैसे उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र और हिंडोला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपको रोज़ एक एक वीडियो मिलती रहेगी। तो बाकी जो हमारे फैक्ट हैं, प्रश्नोत्तर हैं, वो अगली क्लास में अपलोड कर दिए जाएंगे। रोज़ सुबह मैं अपनी क्लास अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, सुबह जल्दी, क्योंकि हमारे साथी कुछ स्कूल में जाते हैं तो सुबह जल्दी करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।